जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन के स्ट्रीट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव का जो पेपर होने वाला है उस राष्ट्र गौरव पेपर कोड से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो राष्ट्र गौरव का जो कोर्स कोड है वो कौन सा है? HND 100। ठीक है, और ये BA प्रीवियस के सभी विद्यार्थियों का ये अनिवार्य पेपर है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को देना है, चाहे वो किसी भी विषय से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हो। ठीक है, उन सभी विद्यार्थियों को देना है और अच्छे अंकों से पास भी करना है। ठीक है, तो चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उसका अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मतलब इस नदी पर स्थित है, तो वो किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः हैं। हमारे पहले पशु कौन से हैं और पक्षी कौन से हैं? तो हमारे पशु कौन से हैं? वो शेर हैं। वो कौन से हैं? शेर हैं। और पक्षी कौन से हैं? तो वो हैं मोर हैं। तो हमारे राष्ट्रीय पशु कौन से हैं? शेर एवं पक्षी कौन से हैं? वो मोर। तो शेर एवं मोर, ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं। हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष कौन से हैं? क्रमशः कौन से हैं? तो पुष्प हमारे कौन से हैं? कमल है। कमल की तीनों में है। ठीक है, कमल। और हमारे जो वृक्ष हैं वो क्या है? बरगद है। ठीक है, तो कमल एवं बरगद हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्याय की रचना किसने की? न्याय की रचना किसने की? वो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, गौतम ने की। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र शब्द के अर्थ में क्या समाहित है? राष्ट्र शब्द के अर्थ में क्या समाहित है? तो भारतीय संस्कृति की पूर्ण संकल्पना समाहित है। ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्र शब्द का विस्तार हुआ। राष्ट्र शब्द का विस्तार कैसे हुआ? तो राष्ट्र शब्द का विस्तार लौकिक संस्कृति एवं जीवन की अन्य परंपराओं में सांस्कृतिक जीवन के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका जो क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों की चिंतन महत्वपूर्ण देन कौन सी है? ठीक है, वो महत्वपूर्ण देन कौन सी है? वो राष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राष्ट्र की। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्र को ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया? राष्ट्र को ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया? तो तपस्या यज्ञ करके प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि पौम चरिव के रचनाकार हैं। पौम चरिव के रचनाकार हैं, ये कौन है? तो ये कौन है? स्वयंभू है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो राष्ट्र का प्रथम उल्लेख जो मिलता है, तो राष्ट्र का प्रथम उल्लेख ये ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय चिंतन में भूमि अथवा पृथ्वी को कहा गया है। भारतीय चिंतन में भूमि अथवा पृथ्वी को कहा गया है, वो क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? यज्ञ देवी कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्र की शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ मिलता है? राष्ट्र की जो शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन वो कहाँ मिलता है? तो राष्ट्र की शक्तियों का जो विस्तार पूर्वक जो वर्णन मिलता है ये अर्थवेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राज्य रूपी वृक्ष का राजा मूल है और मंत्री उसके तने हैं, यह कथन किस ग्रंथ का है? ठीक है, ये बताना है कि ये कथन जो है ये किस ग्रंथ का है। ये चतुर्नीति, शुक्र नीति की, कौटिल्य की, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किस ग्रंथ का है? तो ये कथन ये शुक्र नीति का। ऑप्शन नंबर बी जो इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नगरीय सभ्यता का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? नगरीय सभ्यता का विस्तार
सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने आर्य के बराबर नहीं रखा। ठीक है, कितने आर्य के बराबर नहीं रखा, तो जो कौटिल्य ने कितने आर्य के बराबर नहीं रखा तो वो है ब्राह्मण। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने आर्य के बराबर नहीं रखा, तो ये ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रणनीति सिंह को भारत का क्या कहा जाता है। ठीक है, रणनीति सिंह को भारत का क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, तो ये एडोल्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लाहौर संधि कब हुई। लाहौर संधि कब हुई, लाहौर संधि कब हुई, किस सन में हुई, तो लाहौर संधि कब हुई, 1846 में। ये ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो ये किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो ये कालिदास जी का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि ए अकबरी के लेखक है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, आइन ए अकबरी के लेखक हैं, तो ये कौन है, अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंचाली किसका द्वितीय नाम है। पंचाली है, ये पंचाली किसका द्वितीय नाम है, तो ये द्रौपदी का द्वितीय नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत दुर्दशा के रचयिता हैं, भारत दुर्दशा के रचयिता हैं, ये कौन है, तो ये कौन है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संगम साहित्य किस भाषा में वर्णित है। संगम साहित्य किस भाषा में वर्णित है, तो ये तमिल भाषा में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, किस भाषा में वर्णित है, तमिल भाषा में वर्णित है। फिर अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विष्णुगुप्त किसका प्रारंभिक नाम है। विष्णुगुप्त किसका प्रारंभिक नाम है, तो किसका नाम है, ये कौटिल्य का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रानी दुर्गावती का शासन क्षेत्र था। रानी दुर्गावती का जो शासन क्षेत्र था वो कौन सा था, झांसी, गोंडवाना, लखनऊ की उड़ीसा। ठीक है, तो वो कौन सा था, तो ये गोंडवाना था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे। जो अंतिम शब्द बोले वो क्या थे, वो थे हाय राम। ठीक है, हे राम, सॉरी, उनका जो अंतिम शब्द थे वो क्या थे, वो हे राम थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत को इंडिया किसने कहा, भारत को इंडिया ये किसने कहा, तो भारत को इंडिया ये किसने कहा, तो ये यूनानियों ने कहा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने भारतीय राजनीतिक शक्ति एवं संस्कृति का दक्षिण एशिया में विस्तार किया, तो ये किसने किया, तो ये किसने किया, ये राजा राम प्रथम, अशोक, ये राजेंद्र प्रथम की, ये सभी ये तीनों ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हिंद शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंद शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो हिंद शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। हिंद शब्द किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृत के लेख किस पर खुदे हुए मिले हैं। हड़प्पा संस्कृत के लेख किस पर खुदे हुए मिले हैं, तो ये किस पर खुदे हुए मिले हैं, ये मोहरों पर खुदे हुए मिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। उपासना कांड किसका अन्य नाम है, तो उपासना कांड किसका अन्य नाम है, तो किसका अन्य नाम है, ये सामवेद का नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कोई भी राष्ट्र अपना राष्ट्र गौरव कैसे प्राप्त करता है, तो कोई भी राष्ट्र अपना राष्ट्र गौरव कैसे प्राप्त करता है, तो साहित्य से, सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर कि सामाजिक परंपराओं से, तीनों से प्राप्त करता है। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के आदि विधाता है।
तो विधाता कौन है? ये वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। सभ्य उन्हें कहा गया है, सभ्य उन्हें कहा गया है तो जिसने लेखन कला का आविष्कार किया। तो सभ्य किन्हें कहा गया है? जिन्हें लेखन कला का आविष्कार किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्र गौरव का प्रमुख घटक है। राष्ट्र गौरव का जो प्रमुख घटक है वो कौन है? तो राष्ट्र गौरव का जो प्रमुख घटक है वो राजनीतिक एकता है। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राजनीतिक एकता। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? INC की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1885 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा ये सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला जो बाग है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग ये पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मूल शंकर किसका प्रारंभिक नाम है? मूल शंकर ये किसका प्रारंभिक नाम है? तो मूल शंकर ये किसका प्रारंभिक नाम है? ये है दयानंद सरस्वती जी का प्रारंभिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबा साहेब के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो ये भीमराव अम्बेडकर साहब जी को पुकारा जाता है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब स्वीकृति मिली? भारतीय संविधान को कब स्वीकृति मिली? तो भारतीय संविधान को जो स्वीकृति मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान को कब स्वीकृति मिली? 26 जनवरी 1950 को मिली। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अकबर द्वारा जजिया नामक धार्मिक कर की समाप्ति कब की गई? धार्मिक कर की समाप्ति कब की गई? किस सन में की गई? तो ये 1562 में की गई। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नवरत्न किसके दरबार में आए थे? नवरत्न ये किसके दरबार में आए थे? अकबर, शाहजहां, जागीर की हुमायूं। ठीक है, तो नवरत्न ये अकबर के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? गुप्त शासक की, हर्षवर्धन की, अशोक की, चालुक्य शासक। ठीक है, तो जो सबसे प्राचीन जो अभिलेख हैं वो किसके प्राचीन अभिलेख हैं? ये अशोक के प्राचीन अभिलेख हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या बना? सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ उसका प्रमुख जो कारण था वो क्या बना? ठीक है, वो क्या बना? वो सही से स्पष्ट नहीं है। ठीक है, बाढ़ ये जो पतन का जो कारण बनाई वो अभी तक सही से क्या है? स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु मृत भांडु परंपरा के प्रमुख पात्र का नाम मान है। तो ठीक है, वो मान है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बहुत छिद्रत पात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सर्वाधिक मृण मूर्तियां किसकी प्राप्त हुई है? सर्वाधिक मृण मूर्तियां किसकी प्राप्त हुई है? तो मातृ देवी की प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका ये सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निजी अभिलेखों की जानकारी किस भाषा में सर्वाधिक है? तो किस भाषा में सर्वाधिक है? तो ये संस्कृत भाषा में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वैदिक संस्कृति को किस कालक्रम सीमा के क्षेत्र में रखा जाता है? तो किस कालक्रम सीमा के क्षेत्र में रखा जाता है? तो ये आदि इतिहास काल के क्षेत्र में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य जो तिथि है वो क्या है? तो क्या है वो? 2300 से 1750 पूर्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कालीबंगा किस राज्य में है?
कालीबंगा ये किस राज्य में है? तो कालीबंगा किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किन शहरों किन नगरों में देखने को मिलता है? तो किन नगरों में देखने को मिलता है? तो ये आलमगीरमपुर से कांडोर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित था? तो किस नदी पर स्थित था? ये सिंधु नदी के पर स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसकी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहनजोदड़ो के टीले के किस खंड में सुरक्षा दीवारें खड़ी है? तो किस टीले में सुरक्षा दीवारें खड़ी है? ये है पश्चिमी। ठीक है, किस खंड में सुरक्षा दीवारें खड़ी है? ये पश्चिमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता विदेशी व्यापार करती थी। सिंधु सभ्यता विदेशी व्यापार करती थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता विदेशी व्यापार करती थी, तो किसकी विदेशी व्यापार करती थी? मेसोपोटामिया से। ठीक है, मेसोपोटामिया से विदेशी व्यापार करती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विशाल स्नानागार का माप है। तो विशाल स्नानागार का माप कितना है? ये 39 गुणे 23 फुट है। ठीक है, 23 उसकी चौड़ाई थी, 39 उसकी लंबाई थी। जो स्नानागार, जो स्नान करने वाला जो एरिया था, ठीक है, वो कितना था? 39 गुणे 23 फुट था। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सी सिंधु मोहर सर्वाधिक फ्री है? कौन से सिंधु मोहर सर्वाधिक फ्री है? तो कौन सी सिंधु मोहर थी? वो पशुपति शिव का था। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्र जैसा गौरवास्पद अभिदान किसकी देन है? तो ये किसकी देन है? तो ये वैदिक ऋषियों की प्रखर प्रजा का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्र की भांति विश्व ब्रह्मांड लोक परलोक तथा त्रिलोक के सृजनकर्ता कहाँ के थे? ठीक है, तो ये कहाँ के थे? तो ये भारत के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है नौ गृहम गृहन्याहु गृहिणी गृहमुच्यते सुक्ति। यह किस रचना का है? तो ये किस रचना का है? तो ये महाभारत रचना का है। ऑप्शन नंबर बी इसके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्न में से अम्ल रस का गुण कौन सा है? अम्ल रस का गुण बताना है कि निम्न में से अम्ल रस का गुण कौन सा है। तो अम्ल रस का गुण कौन सा है? तो ये स्निग्ध, लघु और उष्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा ये सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चरक संहिता के दूसरे भाग को कहा गया है। चरक संहिता के जो दूसरे भाग को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है निदान स्थान कहा गया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंतर्गत विधाओं को किन 4 भागों में विभाजित किया गया है? तो विधाओं को किन 4 भागों में विभाजित किया गया है? तो अन्वीक्षिकी, वर्ता एवं दंड नीति, ये इसमें विभाजित किया गया है। ठीक है, 4 में विभाजित किया है। अन्वीक्षिकी, वर्ता एवं दंडनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि न्यूटन द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार कब किया गया था? ये कब किया गया था? ये किस सन में किया गया था? ये 1659 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। राष्ट्र की शक्ति का आवरण किसमें मिलता है? राष्ट्र की जो शक्ति का आवरण मिलता है वो किसमें मिलता है? ये अर्थवेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अर्थवेद में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। विष का अर्थ है, विष का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, विष का अर्थ होता है समूह। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विष का अर्थ होता है समूह। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोपा शब्द का उपयोग किस वेद में हुआ है? गोपा शब्द का उपयोग किस वेद में हुआ है? तो ये ऋग्वेद में हुआ है। और सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? ये ऋग्वेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गीता में उल्लेखित निष्काम कर्म
का आधार प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है, तो ये है ईसा वास्योपनिषद है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना का सर्वप्रथम वर्णन मिला है, तो ये किस में मिला है, तो इसमें भी बी में मिला है। ठीक है, ईसावास्योपनिषद में मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है वेदांतों के सिद्धांत के आधार पर कितने उपनिषद माने गए हैं, तो वेदांतों के आधार पर कितने उपनिषद माने गए हैं, तो ये 24 माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वेदों के वास्तविक अर्थ का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, वेदों के वास्तविक अर्थ का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये किस में प्राप्त हुआ, ये वेदांग से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि वेदांग का निर्माण हुआ है, वेदांग का निर्माण हुआ है, तो वेदांग का निर्माण ये किस में हुआ है, तो ये वेदांग का निर्माण ये सूत्र शैली से में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गुप्तकालीन रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, तो गुप्तकालीन रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये पुराणों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पुराणों से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्रध्वज में लंबाई चौड़ाई के मध्य क्या अनुपात है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 3 से मध्य 2 होता है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्वज की चौड़ाई 2 है तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये 3 होनी चाहिए। ये 2 है तो ये 3 होनी चाहिए। अगर ये 4 है तो इसको, ये 4 है तो ये 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो जो अनुपात होता है वो कितना होता है, ये 3 से मध्य 2 का होता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया, तो जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वर्ष 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1950 में। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो किस अधिवेशन में गाया गया, तो ये जो गाया गया ये कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया, और डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। राष्ट्रध्वज के चक्र में कितने स्पोक होते हैं, तिलिया होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, ये 24 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और 24 तिलिया 24 घंटे के प्रतीक होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है, तो हरा रंग किसका प्रतीक होता है, तो हरा रंग ये समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है, और सफेद सत्य का प्रतीक होता है। ठीक है, ये इसको कहा जाता है। ठीक है, और फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो संविधान का जो प्रारूप था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये सर वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। राष्ट्र चिन्ह में सत्यमेव जयते कहाँ अंकित है, तो राष्ट्र चिन्ह में सत्यमेव जयते कहाँ है, सबसे नीचे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर एटलास्ट प्रश्न को देखते हैं कि एटलास्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है, तो कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, ये 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।